नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए आपको बुलेटिन में सीधे ले चलते हरिद्वार, जहां पर सीएम धामी ने शिरकत किया। कॉलेज में एक समारोह का आयोजन किया गया था, जहां पर प्रतिभा सम्मान समारोह का ये आयोजन किया गया। चलिए क्या कुछ उन्होंने कहा या फिर तस्वीरें दिखाते हैं आपको। सरस्वती विद्या मंदिर, अजय जी प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर और लगातार अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए अनेक स्थानों पर लगातार आज बच्चों के, हमारे भैया बहनों के उत्थान के लिए, शिक्षा के लिए काम करने वाले श्री लोकेन्द्र जी, कोषाध्यक्ष सरस्वती विद्या मंदिर देवी भाटिया जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री आशुतोष शर्मा जी, विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री प्रदीप बत्रा जी, पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी, से जो अधिदायित्व में आए हैं, राम प्रकाश जमी जी, जिलाध्यक्ष श्री संदीप गोयल एवं सभी आए हुए संजय दयाल जी, सभी आए हुए हमारे अतिथिगण और विद्यालयों के सभी हमारे आचार्य हैं, अभिभावकगण और जिनके निमित्त ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम आज यहाँ पर हो रहा है। ऐसे मेरे विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, भैया बहन, हमारे पत्रकार मित्रों एवं सलाहकार बंधुओं, मैं आप सभी का आज इस अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं इस विद्यालय में आज नवनिर्मित स्मार्ट क्लासरूम युक्त नवीन भवन का लोकार्पण होने पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूं। साथ ही आज सम्मानित होने वाले सभी मेधावी छात्र छात्राओं को भी, सभी भैया बहनों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारा देश जब अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रहा था, उस समय देश में शिक्षा संस्थानों की, विद्यालयों की बहुत कमी थी। उस कालखंड में राष्ट्र निर्माण की भावना को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान ने सरस्वती शिशु मंदिर के रूप में जो पौधा रोपित किया था, आज विशाल वृक्ष बनकर भारत के कोने कोने में हमारे नौनिहालों को, बच्चों को शिक्षित और संस्कारवान बनाने का काम कर रहा है। ये हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है कि आज विद्या भारती द्वारा संपूर्ण भारत में 12,000 से अधिक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें लगभग 35 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्या भारती के द्वारा 50 से अधिक महाविद्यालयों के साथ साथ एक विश्वविद्यालय का संचालन भी किया जा रहा है। इन विद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा देने के साथ साथ उनमें राष्ट्र में सेवा, नैतिकता, संस्कृति संरक्षण, शक्ति संरक्षण और समाज के प्रति जिम्मेदारी, उनमें राष्ट्र की भावना विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी वर्तमान में विद्या भारती के द्वारा, जैसा अभी आदमी डॉक्टर शैलेंद्र जी ने बताया कि पूरे काम के अंदर विद्या भारती का और हमारे शिशु मंदिरों का एक बड़ा नेटवर्क है, बड़ा जाल मैं कहूंगा कि आप किसी कोने में चले जाइए। अभी आप माला कह रहे थे, माला हो, सीमांत क्षेत्र हमारा भारतीय हो, किसी भी क्षेत्र में जाइए आपको शिशु मंदिर, विद्या मंदिर अवश्य मिल जाएंगे, अवश्य उनका नेटवर्क मिलेगा
विद्या भारती द्वारा 500 से अधिक विद्यालय प्रदेश के अंदर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 1 लाख से अधिक विद्यार्थी भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बहुत से लोगों की ये गलत धारणा होती है कि विद्या भारती के विद्यालय आधुनिक नहीं होते, परंतु आज इस विद्यालय में 4 स्मार्ट क्लासेस का लोकार्पण होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि विद्या भारती के स्कूल अब किसी भी आधुनिक स्कूल से पीछे नहीं है। उनमें भी सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं आधुनिक, वो सभी सुविधाएं हो रही हैं। भाई बहनों, आज जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सहयोग से हमारी सरकार भी शिक्षा व्यवस्था में निरंतर सुधार करने का प्रयास कर रही है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने त्वरित रूप से निर्णय लेते हुए प्रदेश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति लागू करने का कार्य किया। आज जहां एक राज्य में पीएम श्री योजना के अंतर्गत 141 पीएम श्री विद्यालय बनाए गए हैं, वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों का निर्माण भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रदेश के 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में 500 वर्चुअल क्लासरूम की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को विज्ञान के नियमों और अवधारणाओं को सरलता से समझाने के लिए हमने एक राज्य के अंदर नया प्रयोग किया है। लैब्स ऑन व्हील्स अर्थात मोबाइल साइंस लैब की शुरुआत भी की है, जो 13 से 13 जनपदों में अब ये हमारा नया प्रयोग प्रारंभ हो गया है। वहीं दूसरी ओर राज्य में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के साथ ही जूता और बैग भी उपलब्ध कराया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हजारों छात्र छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले बालिकाओं को साइकिल प्रदान करने के साथ ही 12वीं कक्षा पूर्ण करने पर उन्हें 51,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इसके साथ ही बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के उद्देश्य से प्रत्येक विकास खंड में 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को भारत भ्रमण पर भेजने की योजना भी हमने इस वर्ष से प्रारंभ कर दी है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की आपदा, महामारी या दुर्घटना से प्रभावित बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा हेतु मुख्यमंत्री बालाको योजना प्रारंभ की है। वहीं यदि हम उच्च शिक्षा की बात करें तो आज प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का निरंतर विकास किया जा रहा है। राज्य में 20 मॉडल कॉलेजों एवं 9 महाविद्यालयों की स्थापना करने के साथ ही महिला छात्रावास एवं आईटी लैब सहित परीक्षा भवनों का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही हम स्कूलों के लिए अध्यापकों एवं महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की नियुक्तियां भी कर रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। भाई बहनों, प्रदेश के शिक्षा के साथ साथ खेलों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा जहां एक और प्रदेश में करोड़ों रुपए की बात। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर है, जहां भेल हेलीपैड पर बीजेपी विधायक और कार्यकर्ताओं ने सीएम का भव्य स्वागत किया। इसके बाद सीएम धामी प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने 4 धाम की यात्रा की तैयारियों को लेकर कहा कि 4 धाम यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में है और सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि 2 दिन पहले ही यात्रा की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की गई थी। सरकार की प्राथमिकता यह है कि 4 धाम के दौरान जो यात्री हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, यात्रा उनके लिए सरल और सुगम हो। साथ ही मुख्यमंत्री वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं और मैंने स्वयं अभी 1 दिन पहले बड़ी बैठक की थी और सारी तैयारियों की समीक्षा की जानकारी ली थी। जहां भी जो भी कमी है, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि एक तो यात्रियों की सुरक्षा हमारा पहला प्राथमिकता है कि उनकी सुरक्षा जरूरी है। उसके साथ साथ वो यात्रा उनकी सरल हो, सहज हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो,
और चारधाम यात्रा एक तरह से यहाँ की आर्थिकी की भी, हमारे राज्य की आर्थिकी की भी बहुत बड़ी लाइफ लाइन है। इसलिए चारधाम यात्रा अच्छी चले, ये हम सबका कर्तव्य होता है। सरकार भी कर रही है और सरकार के साथ हमने सभी जो चारधाम यात्रा को संचालित करने वाले, चाहे हमारे तीर्थ पुरोहित हों, हमारे जो है धार्मिक संगठनों के लोग हैं, होटल वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, होम स्टे वाले हैं, अनेक प्रकार से जो टैक्सी चलाने वाले लोग हैं, टूरिस्ट गाइड हैं, उन सभी का भी सहयोग लेकर, उनके सुझाव लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। वही देहरादून में 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को उत्तराखंड की संस्कृति से परिचित कराने के लिए राज्य संस्कृति विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी। इस मामले में मंत्री मधु भट्ट ने बताया है कि यात्रा मार्गों पर विभिन्न भाषाओं में जो साइन बोर्ड है वो लगाए जाएंगे और यात्रियों के लिए देवभूमि की संस्कृति और खान पान पर एक पुस्तिका जारी की जाएगी। इसके साथ ही रेस्टोरेंट और होटल संचालकों से पहाड़ी व्यंजन परोसने का भी अनुरोध किया गया। देखिए, उत्तराखंड जो है वो देवभूमि और यहाँ की जो संस्कृति की एक अलग ही छवि रखती है और यहाँ की संस्कृति को भी वो पूरे जो है बाहर के जो श्रद्धालु आते हैं वो देखते हैं। यहाँ की जो बोली भाषा है, यहाँ की जो खान पान है, यहाँ का जो पहनावा है, उसको देखते हैं। इसको देखते हुए हमने पूरे हर प्रकार के स्थान पर जो हमारे जो साइन बोर्ड लगेंगे वो उनकी भाषा में जो है जो यात्री आते हैं, कई बार उनको अलग अलग, क्योंकि मैंने जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो अधिकतर आते हैं तो उन्हीं की भाषा में और हमारे जो जितने भी साइन बोर्ड रहेंगे उनकी भाषा में उनको समझाते हुए कि यहाँ की जो देवभूमि की उत्तराखंड की जो संस्कृति है, यहाँ के जो रहन सहन जो खान पान है उसको लेकर हम एक पुस्तिका भी बनाने जा रहे हैं। साथ में उनको जहाँ जहाँ जो हमारे रेस्टोरेंट जहाँ स्थान पर रहेंगे वहाँ पे उनके लिए भोजन की जो हमारे पहाड़ी व्यंजन है उनका अलग से वो स्वाद ले सकते हैं। इसके लिए भी हमने होटल के जो व्यवसायी हैं उनसे अनुरोध भी किया है कि उस प्रकार का करें। हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने से पहले ही बुरी खबर सामने आई है। गोविंद घाट में अलकनंदा नदी पर बन रहा बेली ब्रिज हवा में के एक झोंके से क्षतिग्रस्त होकर नदी में गिर गया। बताते चले कि यह पुल हेमकुंड जो साहिब है, फूलों की घाटी और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। वो इस पूरी घटना की रिपोर्ट जिला प्रशासन ने शासन को भेज दिया। बताते यह भी चले कि मार्च महीने में गोविंद घाट के पास में पहाड़ी टूटने से पुराना पुल टूट गया था। अलकनंदा नदी के ऊपर ही श्री हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और पुलना भ्यूंडार तक पहुंचने वाला जो वैली ब्रिज है वो बनाया जा रहा था। 25 मई को श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने वाले हैं और अब धाम के कपाट खुलने में 1.5 महीने का समय शेष नहीं बचा। ऐसे में गोविंद घाट में नवनिर्माण जो वैली है वो ब्रिज के टूट जाने से स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही। वही नवनिर्माण वैली ब्रिज गोविंद घाट में अचानक टूटने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में नहर पटरी पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वही मुठभेड़ में एक बदमाश की गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में सिविल अस्पताल रुड़की में भर्ती कराया गया। वही यह बदमाश हाल ही में रुड़की क्षेत्र में हुई लूट की वारदात में शामिल किया गया था। जैसे ही पुलिस को उसकी लोकेशन पता चली तो टीम पहुंच गई और नहर पटरी पर चेकिंग अभियान के दौरान रोकने का प्रयास किया। वही बदमाशों ने जवाबी फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई और एक मौके से फरार हो गया। जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, रुड़की से आपको ये खबर बता रहे हैं। जब पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में जो बदमाश था उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव के कारण ये मुठभेड़ हुई है। जब आरोपी को पकड़ने की कोशिश की गई तो आरोपी ने फायर झोंक दिया पुलिस पर, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। हालांकि पुलिस की जो गोली थी वो आरोपी के पैर में लगी, जिसके बाद आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद फिर इलाज कर उसे गिरफ्तार किया गया। वह हरिद्वार के भगत सिंह चौक के पास उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब सड़क किनारे पड़े हुए कूड़े के ढेर में अचानक आग भड़क उठी और आग ने देखते ही देखते पास में खड़ी हुई 2 कारों को भी अपने चपेट में ले लिया और कुछ ही देर में दोनों गाड़ियां जलकर राख हो गई। वही सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची और काफी जो मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।
लेकिन तब तक कारें पूरी तरीके से स्वाहा हो गई थी। घटना के वक्त मौके पर खड़ी कई अन्य गाड़ियों को समय रहते हटा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मामला बागेश्वर का है, जहां 2 नाबालिग लड़कियों के संग 3 युवकों ने मारपीट की। मारपीट करने वाले युवकों द्वारा मारपीट करने के दौरान इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वही सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद नाबालिग लड़कियों के परिजनों द्वारा पुलिस ने इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मारपीट करने वाले तीनों ही युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वही पकड़ने पहुंची पुलिस टीम को उनके द्वारा धक्का देकर तीनों भाग गए। पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद एक आरोपी युवक को पकड़ लिया गया, जबकि 2 अन्य युवक फरार हो गए। पुलिस द्वारा फरार दोनों ही युवकों की तलाश की जा रही। तो जहां एक युवक गिरफ्तार हुआ है, आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां जो युवक है वो मारपीट करते हुए लड़कियों के साथ नजर आ रहा है, जिसको लेकर के इस वीडियो पर कार्रवाई भी किया गया। एक युवक गिरफ्तार किया गया और साथ ही साथ 2 युवक इसमें फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि जो पूरा मामला है वो बागेश्वर का है, जहां दोनों ही युवकों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन 2 अभी फरार बताए जा रहे हैं और दोनों ही युवकों की जो तलाश है वो पुलिस को है। कल 6 अप्रैल को एक पीड़ित परिवार द्वारा उसकी पुत्री और उसकी सहेली के साथ 4 लड़के, जो कि उनके ही दोस्त बताए जा रहे हैं, के द्वारा उनके संग मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने और छेड़खानी के संबंध में एक तहरीर दी गई, जिसके संबंध में हमारे द्वारा थाना कोर्ट में एक मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। सेक्शन 74, 115, 2, 352, 351 और 7/8 पॉक्सो के अंतर्गत इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। आगे सर कितने अभियुक्तों में पकड़े जाते हैं? इसमें अभी 4 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया है। इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। वही देहरादून देवाल मोटर मार्ग पर थराली रामलीला मैदान के पास सिपाही गदेरे से आए मलबे की चपेट में 2 वाहन आ गए। इस दौरान एक ऑल्टो कार और एक स्कॉर्पियो मलबे में दब गई। वही कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग भी नासिर बाजार के पास अवरुद्ध हो गया। बीआरओ राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने में जुट गया है। वही थराली देवाल मोटर मार्ग के कल तक खुलने के आसार लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। जहां एक ऑल्टो कार, एक स्कॉर्पियो मलबे की चपेट में आ गया और दोनों ही वाहन को हालांकि निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि चमोली में ये घटना हुई है, जब स्कॉर्पियो और आसमानी जो आफत है वो चमोली में बरसी, जिसके बाद 2 वाहन चपेट में आ गए। हालांकि राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन किसी के अभी जनहानि होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। तो मलबे की चपेट में 2 वाहन आए, जिसको मुस्तैदी के साथ रेस्क्यू करते हुए निकाल दिया गया बाहर। उत्तराखंड में गुरुवार से 3 दिन के लिए बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया। अधिकतर जिलों में 10 और 11 अप्रैल को बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। साथ ही कहीं कहीं पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, यूएस नगर और चंपावत में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इतना ही नहीं, 12 अप्रैल को हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही, जिससे कहीं न कहीं जो उत्तराखंड में मौसम है वो अब थोड़ा सुहावना और थोड़े लोगों की जो राहत है उसकी उम्मीद नजर आ रही है। तो 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की बात कही गई है। मौसम विभाग की ओर से यह अलर्ट जारी किया गया कि 9 तारीख से